ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लिखी दुनिया की सबसे बेस्ट बुक ट्रेडिंग इन द जोन, जिसके ऑथर है मार्क डगलस। ये बुक आखिर इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी का ही काम है और सिर्फ 10% स्ट्रेटजी का वैल्यू होता है। पर एज अ ट्रेडर हमारा दिमाग सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे भागता है, नए नए तरीके ढूंढता है, कैसे क्या हो सकता है मार्केट में नेक्स्ट, ये पता लगाने के पीछे हम लोग ज्यादा एफर्ट करते हैं। पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड हम लोग को होता है लॉस, क्योंकि साइकोलॉजी सही नहीं है। तो ये बुक आखिर आया कैसे? ऑथर जब एक इंश्योरेंस कंपनी को मैनेज कर रहे थे तो वहां पे वो काफी सक्सेसफुल थे। तो उन्होंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो उन्हें लगा कि वो जो सक्सेस उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में हासिल की है वो यहाँ पे इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, वो बुरी तरह फेल होते हैं। फिर उनसे मैनेज होना मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ ट्रेडिंग। तो वो चले जाते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और मेरिल लिंच में उन्हें एक ब्रोकर का काम भी मिल जाता है और वो साथ ही साथ ट्रेड भी करते हैं। और सिर्फ 9 महीने में जितना भी उन्होंने जमा पूंजी कमाया था सारा का सारा लूज कर देते हैं। जब वो उस पर एनालाइज करते हैं कि आखिर उन्हें ये लॉस हो क्यों रहा है, तो पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो साइकोलॉजी का पार्ट है। वो जो सारा लॉस उन्हें हो रहा है वो उनके एक्सपेक्टेशन, उनके लाइफस्टाइल के बहुत सारे रीजन के चलते हो रहा है। और वो समझते हैं कि साइकोलॉजी को अगर मैं मास्टर कर लेता हूं तो ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो फिर वो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी पे काम करना। जब वो अपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि एक बुक मैं लिखूं जिसमें कि ये साइकोलॉजी को मैं समझा पाऊं कि कैसे आप अपने साइकोलॉजी को संभाल सकते हैं, क्या क्या जो मिस्टेक है जो एज अ ट्रेडर हम लोग करते हैं। तो उन्हें शुरुआत में लगता है कि 6 से 7 महीने में ये बुक वो लिख देंगे, लेकिन लिखते लिखते टोटल 7.5 साल लग जाते हैं इस बुक को। तो बुक कितना कीमती आप इससे भी समझ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक के आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वैसे तो ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बाइबल ऑफ अ ट्रेडिंग। क्योंकि साइकोलॉजी को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको अगर मार्केट के बारे में कुछ नहीं भी पता है फिर भी आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे और पैसा भी कमा लोगे। जानते हैं कैसे? इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली मिस्टेक ये है कि वी आर ऑब्सेस्ड विद मार्केट एनालिसिस। तो क्या है इसका रीजन? समझते हैं एक स्टोरी से। एक बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले एक ट्रेडर होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वो जो है बेहतरीन ट्रेड लेते हैं। पर वो ओवर द पीरियड 1 साल 2 साल का रिपोर्ट देखते हैं तो वो लॉस में ही रहते हैं। वो कभी भी लॉन्ग पीरियड में प्रॉफिट में नहीं रहते हैं, पर उनका एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन होता है। तो एक दिन वो ऑथर से मिलते हैं और वो अपने सारी प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं कि मैं ट्रेड तो बहुत अच्छा लेता हूं, मैं एनालिसिस जो करता हूं मार्केट वैसा ही होता है, पर मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं लॉन्ग पीरियड में। और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो उन्हें ऑथर सलाह देते हैं कि आप जाके कहीं जॉब करो, किसी ट्रेडिंग फर्म में टेक्निकल एनालिसिस का जॉब कर लो। तो वो एक ट्रेडिंग फर्म में उन्हें जॉब मिल जाता है और वो काफी अच्छा उनका जॉब चल रहा होता है। उनका एनालिसिस काफी सही होता है और वो अच्छा वहां पे अपने जॉब में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। एक दिन जब वो सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे होते हैं और सोयाबीन फ्यूचर का प्राइस जो है वो अपने किसी मेथड से प्रिडिक्ट करते हैं और अपने बॉस को बताते हैं कि जो सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट है वो आज इतना नीचे जाने के बाद ये लो बनाएगा और यहीं से मार्केट जो है टर्न हो जाएगा और आज का जो दिन का डे लो होगा वो यही पॉइंट होगा। तो उनका बॉस बोलता है ठीक है चलो देखते हैं। सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट जो है धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और ठीक उस जगह जहां पे उस ट्रेडर ने एंटिसिपेट किया था कि ये मार्केट का लो होगा, फॉर एग्जांपल अगर $198.5 अगर उन्होंने लो बताया तो $198.5 आते ही सोयाबीन वहां से बाउंस बैक करता है और ऊपर जाने लगता है। तो टेक्निकल एनालिसिस वाले ट्रेडर बोलते हैं कि देखा सर मैंने कितना अच्छा एंटिसिपेट किया। तो उनके बॉस बोलते हैं रुको 1 मिनट, और वो अपने ऑफिस में कॉल लगाते हैं और कहते हैं 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड करो सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे ही 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट प्राइस में सोल्ड होता है सोयाबीन वहां से एक नया लो लगाता है 198.4 198.3। तो इन पर उनके बॉस कहते हैं कि देखो अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मार्केट जो है वो इमोशन पे काम करता है, कोई लॉजिक पे काम नहीं करता कि मार्केट 198.5 का ही लो बना के चले जाएगा। तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे पता है कि मार्केट में कौन आने वाला है, मुझे पता है कि उनका इमोशन कैसा होगा, मुझे ये भी पता है कि जो मार्केट रिएक्शन देगा उसके बाद जो लोग एंट्री करेंगे उनका भी रिएक्शन कैसा होगा। तो मिला जुला के आप अपने आप को भगवान बता रहे हो। तो ऐसा कुछ करना नहीं है आपको मार्केट एनालिसिस करना है पर उसमें ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है, पॉजिटिव नहीं होना है। आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि एनालिसिस करके क्या फायदा होगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यू विल हैव टू फ्लेक्सिबल एंड रिजिड विद मार्केट एट द सेम टाइम। आपको एक साथ ही जिद्दी भी होना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। कैसे? आपको जिद्दी होना है अपने रूल के साथ, आपको रिजिड होना है अपने रूल के साथ, आपको फ्लेक्सिबल होना है अपने एक्सपेक्टेशन के साथ। रूल के साथ आपको हमेशा जिद्दी होना है, लेकिन लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। होता क्या है, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं अपने रूल के साथ और रिजिड रहते हैं अपने एक्सपेक्टेशन के साथ कि अगर मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा तो जाएगा, वो कितना भी नीचे का लो लगा ले, मार्केट कुछ भी दिखा रहा हो पर वो रिजिड है। तो इसका जस्ट उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक ट्रेड लिया है, आपको लगता है कि ये ट्रेड जो है बहुत बेहतरीन ट्रेड है, ये तो चलेगा ही चलेगा और ये बहुत ही औसम प्रॉफिट बना के आपको देगा, और वो ट्रेड अगर मान लो नहीं चलता है तो आपको वहां पे अपने रूल के साथ रिजिड रहना है। जो स्टॉप लॉस है आपको वो स्टॉप लॉस लेना है, ना कि उस ट्रेड में आपको इंतजार करना है, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी आप पर भारी हो रहा है। तो अगर वो नहीं चल रहा और आपका स्टॉप लॉस हिट होने जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो और निकलो वहां से। अपने रूल के साथ रिजिड रहो, अपने एक्सपेक्टेशन के साथ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द रिस्क बिफोर गेटिंग इनटू अ ट्रेड। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने रिस्क को डिफाइन करो कि कितना रिस्क है, उसके बाद ही ट्रेड में एंटर करो। पर लोगों को लगता है कि ये जरूरत ही नहीं है इनका। उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, इसलिए अगर उन्हें पता है कि नेक्स्ट क्या होगा तो फिर तो रिस्क है ही नहीं, और जब रिस्क है नहीं तो फिर डिफाइन क्यों करे रिस्क को। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो बहुत टाइम लेके बहुत डिसीजन लेके वो उस ट्रेड को लिए हैं। उन्होंने उस ट्रेड को तब तक नहीं लिया जब तक कि मार्केट पूरा सिनेरियो के अनुसार उनका फिट नहीं हुआ। इतना रिसर्च करने के बाद, इतना एनालिसिस करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद, जब उन्हें लग चुका है कि अब मार्केट यहां से अब उनके फेवर में जाएगा, तब जाकर उन्होंने ट्रेड लिया है। तो जब इतना रिसर्च, इतना एनालिसिस, इतना टाइम वेट करने के बाद उन्हें ट्रेड लिया, तो अब वो कन्विंस हो चुके हैं कि मार्केट अब उन्हीं के फेवर में जाएगा। और इतना रिसर्च करने के बाद भी जब मार्केट
मार्केट उनके फेवर में नहीं जाता है तो वो इमोशनल हर्ट होते हैं, उनका इमोशनल लॉस होता है और बाद में यही चीज हमारे पोजीशन को बढ़ाना, रिवेंज ट्रेडिंग लेना और भी बहुत सारे गलत गलत डिसीजन का कारण बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप पहले ये डिफाइन करो किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले कि रिस्क कितना है, और उस रिस्क को डिफाइन करने के बाद एक्सेप्ट करो। मान लो आप 5,000 का रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, 2,000 का एक्सेप्ट कर सकते हो, तो 2,000 का ही रिस्क लो, फिर उसी अनुसार अपने ट्रेड को प्लान करो ताकि आपको अगर वो रिस्क लग जाए तो आपका इमोशनल नुकसान ना हो। अब इमोशनल लॉस से डील करने के 2 पॉइंट इस बुक में दिए गए हैं, चलिए उस पर भी डिस्कशन करते हैं कैसे हम अपने इमोशनल रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला परसेप्शन हम लोगों को मार्केट में लेके चलना है, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक स्टॉक लोअर सर्किट लगाने के बाद अपर सर्किट लगा सकता है, बढ़िया से बढ़िया कंपनी महीनों में बर्बाद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट अल्ट्रा बुलिश हो पर वहां से क्रैश भी हो सकता है। आपका एनालिसिस कितना भी बढ़िया चार्ट पैटर्न क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आप मान के चलो कि एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है एवरी मोमेंट इज यूनिक। मार्केट का जो मोमेंट होता है, हर सेकंड मार्केट नया है, हर मिनट मार्केट नया है। पहले तो चार्ट पैटर्न हम लोग इसीलिए नहीं देखते कि क्या होने वाला है। चार्ट पैटर्न असल में हम लोगों को ये बताता है कि क्या हुआ था और उस बेस पे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि पिछले बार अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद ऐसा होता है, तो इस बार भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद वैसा ही होने का संभावना होता है। पर होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर बार मार्केट के पार्टिसिपेंट्स अलग हैं। कोई नया मार्केट में, उनका क्या इमोशन है, मार्केट इमोशन पर काम कर रहा है, उनका क्या माइंडसेट है, वो किस लिए मार्केट में आ रहे हैं। आप जिस चार्ट को देखकर आपको बुलिश लग रहा हो सकता है सामने वाले को बेरिश लग रहा हो, तो इस ट्रेड में कितने लोग पार्टिसिपेंट है, कौन कौन है, कुछ भी हम लोगों को पता नहीं है। एवरी मोमेंट मार्केट इज यूनिक। थर्ड पॉइंट, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होने वाला है अगला पैसा कमाने के लिए। हम लोग सबसे ज्यादा टाइम अपना, एनर्जी अपना इसी में लगाते हैं कि हम लोग पता कर लें किसी तरह कि मार्केट में क्या होगा, और उतना पता कर लेने के बाद भी हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है। हम लोगों का ट्रेड चलता है पर हम लोग बाहर हो जाते हैं, या फिर हम लोग छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और जब बड़ा बड़ा रैली होता है तो हम लोग सामने से उसे सिर्फ देख रहे होते हैं, उस ट्रेड में होते नहीं है। तो आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा पैसा कमाने के लिए। ऑथर का कहना है कि बस आपके पास एक एज होना चाहिए। मान के चलो अगर टॉस का बात करूं मैं, अगर हेड आने पे आप 2 रुपए ले रहे हो, टेल आने पर आप 1 रुपए दे रहे हो, इसमें ऑड्स आपके फेवर में है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 50% है, और जब आप जीतोगे तो 2 रुपए लोगे और 1 रुपए दोगे। तो इसी तरह आपका कोई भी एज हो सकता है। आपका स्ट्राइक रेट एज हो कि आप 10 में से 2 ट्रेड ही लूज करते हो, 8 ट्रेड प्रॉफिट करते हो। तो अगर आपका एज ऐसा है तो आपको वो 2 ट्रेड जो जिसमें आपको लॉस होगा, वहां पे अपने रूल के साथ रिजिट रहना और एक्सपेक्टेशन के साथ फ्लेक्सिबल रहना है। नहीं तो क्या होगा, 8 ट्रेड अगर आप कमाओगे लगातार, तो उसके बाद जो आपके मन में घमंड आएगा, उसके बाद वो 2 ट्रेड में इतना भारी लॉस करोगे कि वो 8 ट्रेड का पैसा प्लस घर से मिला के भी आप लॉस कर दोगे। अगर इस बुक का एक कंक्लूजन में दूं तो आपको प्रोबेबिलिटी में सोचने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचना है। एक ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचता है। वो कभी नहीं सोचता कि मार्केट यहां से गिरेगा या मार्केट यहां से चढ़ेगा। वो जानता है कि अगर मार्केट यहां से चढ़ेगा तो मैं कितना कमाऊंगा, अगर मार्केट यहां से नहीं चढ़ा तो मैं कितना लूज करूंगा। हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचो। फॉर एग्जांपल कि बहुत एक्सपायरी ऐसा होता है जिसमें से 10 का 5 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि 200, 250, 500, 600 चला जाता है। तो उस बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ देख पाते हैं, कभी भी उस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। पर मान के चलो कि आप अगर प्रोबेबिलिटी में सोचते हो तो आप एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो जिसमें 10 रुपए का ऑप्शन हर बार खरीद रहे हो और अपना टारगेट आप 200 का रखे। 1:20 प्रोबेबिलिटी आपने बैक टेस्ट किया कि हर 10 एक्सपायरी में एक एक्सपायरी तो ऐसा होता ही है जब 10 का ऑप्शन 200 चला जाता है। कोई दूसरा ट्रेडर जो प्रोबेबिलिटी में नहीं सोच रहा है वो 10 का ऑप्शन बाय कर सकता है। हो सकता है वो 10 की जगह 5 पे बाय कर ले, पर वो 10 में ही निकल जाएगा। पर आप प्रोबेबिलिटी में सोच रहे हो सकता है आपका लगातार 8-9 ट्रेड ना चले, पर एक बार जब आप वो 10 का ऑप्शन 200 में बेचोगे तो 90 का जो लॉस लगा आपको 9 बार में, वो सारा रिकवर होकर आप ऑलरेडी डबल प्रॉफिट कैप्चर कर चुके होंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक में मुझे अच्छा लगा और मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का और भी कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। और ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप ट्रेडर हो तो इस बुक को जरूर पढ़ो। एक बार